पहले मुख्य समाचार। चीन के भूतपूर्व राष्ट्रपति चियांग जेमिन का 96 वर्ष की आयु में ल्यूकीमिया से निधन। शोधकर्ताओं ने अल्जाइमर्स रोग के लिए नई दवा की प्रभावकारिता की पुष्टि की। और चीन के कारखानों में लगातार दूसरे महीने नवंबर में भी छाई रही मंदी। अब समाचार विस्तार से। चीन की सरकारी संवाद एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति चियांग जेमिन का बुधवार को शंघाई में ल्यूकीमिया से निधन हो गया है। वे 96 वर्ष के थे। चियांग 1989 में तियाननमेन चौक की घटना के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च पद महासचिव पर नियुक्त हुए थे। उन्होंने आर्थिक सुधारों और मुक्त द्वार नीति को बढ़ावा दिया। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो ने संवाददाताओं से कहा कि वे पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर अपना गहन शोक प्रकट करते हैं। किशिदा ने बताया कि उन्होंने चीन को संवेदना संदेश भेज दिया है। अल्जाइमर्स रोग के उपचार के लिए एक नई दवा पर अंतिम चरण के नैदानिक परीक्षण कर रहे अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दल का कहना है कि उसने बीमारी के बढ़ने की गति धीमी करने में दवा की प्रभावकारिता की पुष्टि की है। जापानी दवा निर्माता ईजाई, तोक्यो विश्वविद्यालय तथा येल विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य के साथ मिलकर दवा लेकानिमैब का परीक्षण करता आया है। उन्होंने मंगलवार को शोध पत्रिका द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में अपनी खोज प्रकाशित की। अल्जाइमर्स रोग के आरंभिक चरण वाले 50 से 90 वर्ष की आयु के लगभग 1800 लोगों पर नैदानिक परीक्षण किए गए। रोगियों को 2 समूहों में बांटा गया। एक समूह को नई दवा दी गई और दूसरे समूह को आभासी दवा दी गई। 18 महीनों के बाद दोनों समूहों की तुलना में पाया गया कि लेकानिमैब ने कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी उत्तरोत्तर मनोभ्रंश की दर को करीब 27% घटाया। जिस समूह को दवा मिली थी उसमें मस्तिष्क में जमा अमीलॉइड बीटा नामक प्रोटीन के स्तर में भी पर्याप्त कमी देखी गई। माना जाता है कि ये असामान्य प्रोटीन अल्जाइमर्स रोग का कारक बनता है। हालांकि दवा लेने वाले 17.13% लोगों के मस्तिष्क में रक्तस्राव यानी ब्रेन हैमरेज हुआ और 12.6% के मस्तिष्क में सूजन हुई। आभासी दवा प्राप्त करने वाले समूह की अपेक्षा दवा लेने वाले समूह में ये दोनों आंकड़े ज्यादा रहे। अनुसंधान दल की दीर्घकालिक सुरक्षा की पुष्टि करने के लिए अपना शोध जारी रखने की योजना है। चीन के कारखानों में लगातार दूसरे महीने नवंबर में भी मंदी दर्ज हुई। देश भर में संक्रमण की नई लहर के बीच लॉकडाउन के दुष्प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे हैं। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो का कहना है कि चीन में निर्माण क्षेत्र के लिए क्रय प्रबंधकों का सूचकांक PMI लुढ़क कर 48 पर आ गया है। अक्टूबर की अपेक्षा इसमें 1.2 अंकों की गिरावट आई और सूचकांक 50 के महत्वपूर्ण आंकड़े से नीचे बना रहा। सूचकांक में 50 का आंकड़ा विकास और संकुचन को विभाजित करता है। PMI में अप्रैल के बाद का न्यूनतम आंकड़ा दर्ज हुआ। महामारी के डर के कारण अप्रैल में शंघाई में लोगों की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगे थे। ये सूचकांक 3200 कंपनियों के सर्वेक्षण पर आधारित होता है। गैर निर्माण क्षेत्र के लिए भी PMI लगातार दूसरे माह 50 से कम रहा। इसमें रेस्तरां और होटल भी शामिल हैं। 2 अंक गिरकर ये 46.7 दर्ज हुआ। अप्रैल के बाद से दर्ज ये न्यूनतम संख्या है। सरकार के शून्य कोविड उपायों की मार उत्पादन, माल ढुलाई और उपभोक्ता खर्च समेत अर्थव्यवस्था के व्यापक क्षेत्रों पर पड़ रही है। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। शून्य कोविड नीति के प्रतिबंधों का विरोध कर रहे चीनी नागरिक सरकारी सेंसरशिप की अवहेलना कर विदेशी सोशल मीडिया पर लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। पेइचिंग, शंघाई और अन्य स्थानों पर निकाली गई विशाल अहिंसक रैलियों के बाद प्रशासन बड़े शहरों में पुलिस की तैनाती बढ़ा रहा है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों का इंटरनेट से गायब होना दर्शाता है कि सेंसरशिप कड़ी की जा रही है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के समाचार पत्र पीपल्स डेली में मंगलवार को प्रकाशित लेख में कहा गया कि इंटरनेट पर झूठी जानकारी लोगों में घबराहट बढ़ाती है। इस लेख में लोगों से आधिकारिक सरकारी जानकारी पर ध्यान देने का आग्रह किया गया है। कुछ नागरिक विदेशी सोशल मीडिया ऐप्स तक पहुंचने के लिए ऐसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क
VPN सॉफ्टवेयर का सहारा ले रहे हैं जिन पर चीन सरकार का नियंत्रण नहीं है। सोशल मीडिया पर जारी एक तस्वीर में कागज पर स्वतंत्रता लिखा हुआ था। एक अन्य पोस्ट में तानाशाह के इस्तीफे की मांग की गई है। अप्रत्यक्ष रूप से ये चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इंगित करता है। शंघाई और दक्षिणी शहर ग्वांगझो में पुलिस अधिकारी नागरिकों पर अपने स्मार्टफोन से विदेशी सोशल मीडिया ऐप्स हटाने का दबाव डाल रहे हैं। नाटो के विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन को सर्दियों का मुकाबला करने के लिए अतिरिक्त सहायता देने का वादा किया है। रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट में नाटो के विदेश मंत्री मंगलवार से 2 दिवसीय बैठक कर रहे हैं। सर्दियों से निपटने में यूक्रेन की सहायता का मार्ग ढूंढने के लिए यह बैठक की जा रही है। ऊर्जा अवसंरचना पर हो रही रूसी हमलों ने यूक्रेन के लिए सर्दियों के मौसम को विशेष रूप से कठिन बना दिया है। ऊर्जा के अभाव में यूक्रेन के लोग कड़कड़ाती ठंड से ठिठुर रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने देश के ऊर्जा संबंधी प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए नाटो सदस्यों से पैट्रियट मिसाइलों समेत अन्य वायु रक्षा प्रणाली की मांग की है। नाटो के विदेश मंत्रियों ने मंगलवार को अतिरिक्त आर्थिक मदद का संकल्प लिया। नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यूक्रेनी विद्युत ग्रिड पर रूसी हमलों के प्रभाव से निपटने के लिए यह धनराशि यूक्रेन को ईंधन और जनरेटरों सहित तत्काल असैन्य सहायता देगी। उन्होंने कहा कि नाटो की मंशा ऊर्जा संबंधी सहायता को प्राथमिकता देना है। यूक्रेन की सरकारी बिजली प्रदाता का कहना है कि वह देश की लगभग 70% मांग की ही आपूर्ति कर सकती है। कतर ने जर्मनी को LNG यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस की दीर्घकालिक आपूर्ति करने की घोषणा की है। जर्मनी रूसी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। कतर की यह ऐसी पहली घोषणा है। सरकारी ऊर्जा कंपनी कतर एनर्जी ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। कंपनी ने कहा कि वर्ष 2026 की शुरुआत से कतर जर्मनी को कम से कम 15 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 20 लाख टन LNG की आपूर्ति करेगा। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण जर्मनी रूसी गैस पर निर्भरता घटाना चाहता था। LNG आयात के लिए जर्मनी ने कतर का रुख किया। जर्मनी के प्राकृतिक गैस आयात में रूस की हिस्सेदारी 55% है। और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। चीन के भूतपूर्व राष्ट्रपति चियांग जेमिन का निधन। अल्जाइमर